नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और एफएम न्यूज के सभी दर्शकों को एफएम न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। रुक करते हैं खबरों का। 5 राज्यों के चुनाव के बाद एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की बल्ले बल्ले है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी सरकार बनने की बात कही जा रही है, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। खैर, इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो 10 मार्च को जब नतीजे सभी के सामने होंगे तब पता चल जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल के दावों से बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित है। तो वहीं सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि 7वें और निर्णायक चरण में सपा गठबंधन की जीत को बहुमत से बहुत आगे ले जाने के लिए सभी मतदाताओं और विशेषकर युवाओं का बहुत बहुत आभार। वहीं बीजेपी के तमाम नेता एग्जिट पोल के पूर्वानुमान से काफी ज्यादा उत्साहित हैं, खुश हैं, क्योंकि एग्जिट पोल का जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक सरकार बीजेपी की बन रही है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब नतीजों की बारी है। एग्जिट पोल के पूर्वानुमान के मुताबिक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार, जैसा कि मैंने बताया, बनते नजर आ रही है। तो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने गोवा में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। ग्राउंड रियलिटी गोवा वालों को पता है। ग्राउंड रियलिटी जो कुछ यानी इलेक्शन कैंपेन के वक्त और इलेक्शन के दिन के वक्त यानी ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशंस थी वो हमें मालूम है, जो कैंडिडेट्स थे उन सब लोगों को मालूम है। इसी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार यानी मेजोरिटी के साथ यहाँ पे जीत के आ रही है और मेजोरिटी से सरकार बना रही है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि 18 से लेके 22 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी खुद होके गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। 5 स्टेट के बारे में, एग्जिट पोल के बारे में देखते वक्त 4 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस। और एग्जिट पोल के पूर्वानुमान में यूपी में फिर से बीजेपी को बहुमत मिलने की बात कही जा रही है। अब ऐसे में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। हमने इलेक्शन के शुरुआत से ही कहा है कि अपना दल भाजपा निषाद पार्टी का गठबंधन, एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आज आपके एग्जिट पोल्स उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैं तो पहले दिन से ही कंफर्म हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल एनडीए गठबंधन की सरकार चली। आज का जो हमारा वोटर है वो बहुत जागरूक भी है, बहुत आकांक्षी भी है और सरकारों से वो निरंतर उम्मीद करता है कि उनके कार्यों से उसके जीवन में बदलाव आए। हमने जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई उनका प्रभाव ये है कि आज़ादी के बाद ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने शायद पहली बार किसी योजना का लाभ उठाया और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको एक से ज़्यादा योजनाओं का लाभ पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे शासन व्यवस्था की खासियत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करते हैं गवर्नेंस में, जिसके कारण जो एक बिचौलियों के हस्तक्षेप की प्रवृत्ति रहती थी जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था, उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगा है। आज अगर लाभार्थी के लिए 1 रुपया भी सरकारी खजाने से निकलता है तो सीधे डीबीटी के जरिए उसके खाते में पहुंचता है। तो एक सकारात्मक बदलाव, एक ईज ऑफ लिविंग का जो प्रभाव है उसे महसूस किया है उत्तर प्रदेश के वोटर ने और यही कारण है कि एनडीए गठबंधन के प्रति उसका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है और यही फैक्टर है जो एनडीए की दोबारा। और उधर आज यूक्रेन और रूस के बीच जंग का 13वां दिन है। दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर कीव में होने का ही दावा किया है। उन्होंने वीडियो में कहा कि मैं किसी से डरा नहीं हूं, मैं छिप नहीं रहा हूं। उन्होंने आगे इस वीडियो में कहा कि हम युद्ध जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से वीडियो जारी कर यह दावा ऐसे समय में किया गया है जब रूसी मीडिया की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि जेलेंस्की अपने देश को छोड़कर भाग चुके हैं। पहले भी जेलेंस्की की तरफ से यह दावा किया गया था। इससे पहले रूस ने नागरिकों को निकालने के लिए सोमवार सुबह से संघर्ष विराम के साथ कई क्षेत्रों में मानवीय गलियारों को खोलने की घोषणा की थी। हालांकि बाहर जाने का ज्यादातर रास्ता रूस और उसके सहयोगी देश बेलारूस की ओर जा रहा है।
गलियारों की नई घोषणा के बाद भी रूसी सेना ने कुछ यूक्रेनी शहरों पर रॉकेट हमला जारी रखा और कुछ क्षेत्रों में भयंकर लड़ाई जारी है। उत्तर, दक्षिण और मध्य यूक्रेन के शहरों में रूस की लगातार जारी गोलाबारी के बीच हजारों यूक्रेनी नागरिक वहां से सुरक्षित निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ये संघर्ष विराम राजधानी कीव, दक्षिणी बंदरगाह शहर मारियुपोल, यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव और सुमी से नागरिकों की निकासी के लिए घोषित किया गया है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच सोमवार को तीसरे दौर की वार्ता हुई। वार्ता संपन्न होने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के एक सलाहकार ने कहा कि सुरक्षित गलियारा बनाने के संबंध में मामूली प्रगति हुई है। जंग के 13वें दिन भी रूसी सेना यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने दुश्मन के 52 फाइटर जेट और 69 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। रूस को जंग में कड़ी टक्कर देने में जुटे यूक्रेन के दुश्मन देश के मेजर जनरल विटाली गेरसिमोव को मार डाला गया है। द कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय के हवाले से यह दावा किया है। इससे पहले रूस के एक और बड़े सैन्य अधिकारी की युद्ध में मौत हो चुकी है। यूएनएससी मीटिंग में रूस की तरफ से जानकारी दी गई कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन वाले इलाकों से 24 घंटे में 1,68,000 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। 5,550 लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया। हम यूक्रेन से आने वाले नागरिकों के लिए अस्थायी आवास बिंदु भी स्थापित कर रहे हैं। और रूस और यूक्रेन के युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का, जिस तरह से हमने बताया कि आज 13वां दिन है, रूस की तरफ से लगातार हमले जारी हैं, तो यूक्रेन भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। उसने भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के कई शहर में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस बीच चीन की मीडिया सीजीटीएन ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि रूस ने अपने दुश्मन देशों की लिस्ट को मंजूरी दे दी है। इस लिस्ट में यूक्रेन के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश शामिल हैं और यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। और रूस ने चेतावनी दी है कि क्रूड ऑयल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। रूस के हवाले से कहा गया कि पश्चिमी देशों में तेल की कीमतों में $300 प्रति बैरल से ज्यादा का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। रूस जर्मनी गैस पाइपलाइन के बंद होने का भी सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वाशिंगटन और यूरोपीय सहयोगी रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने के बयान के बाद सोमवार को तेल की कीमतें 2008 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। सोमवार को क्रूड ऑयल $130 प्रति बैरल पर पहुंचा था। ये क्रूड ऑयल का 14 सालों का सबसे ऊंचा स्तर है। रूस ने बयान जारी कर कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि रूसी तेल की अस्वीकृति से वैश्विक बाजार के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। कीमतों में अप्रत्याशित उछाल होगा, ज्यादा नहीं तो ये $300 प्रति बैरल होगा। रूस से मिलने वाले तेल की मात्रा को बदलने के लिए यूरोप को 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा और उसे काफी ज्यादा कीमत चुकानी होगी। रूस ने कहा कि रूस जो यूरोप को 40% गैस की आपूर्ति करता है, अपने दायित्व को पूरी तरह पूरा कर रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के अपने अधिकारों के भीतर होगा, क्योंकि जर्मनी ने पिछले महीने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के प्रमाणीकरण को रोक दिया था। तो रूस की तरफ से ये धमकी दी गई है। अमेरिका, यूरोप ने अगर प्रतिबंध लगाया तो $300 प्रति बैरल तक कच्चे तेल के दाम जा सकते हैं, जिसपे कह सकते हैं कि जिसके बाद से मुसीबतें और परेशानियां बढ़ जाएंगी। रूस की इस चेतावनी को अगर हम देखें तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल साहब जुड़ गए हैं। जिंदल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। धन्यवाद। रूस ने सीधा सीधा धमकी दे दी है कि $300 के पार क्रूड ऑयल पहुंचेगा। इसे हम किस तरह से देखें, क्योंकि अगर इस तरह से कीमतों में इजाफा होगा सर,
जिंदल साहब, तो ये साफ है और स्पष्ट है कि उसके बाद महंगाई कहां पहुंच जाएगी और आम जन को किन किन परेशानियों का सामना करना होगा, उसके बाद किस तरह से त्राही त्राही मचेगी, उन हालातों को हम क्या इमेजिन कर पा रहे हैं अभी? देखिए, ऑलरेडी $126 पर बैरल हो चुका है। 80% के आसपास क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। $77 के पास आ चुका है। इसका मतलब पहले तो महंगा कच्चा तेल, फिर उसके लिए महंगे डॉलर पेमेंट करना। इसका मतलब क्या है कि 25 to 30%, या आम भाषा में कहें तो 25 से 30 रुपए तक पेट्रोल और डीजल दोनों के महंगा होने की संभावना है। अब महंगाई मतलब इन्फ्लेशन बढ़ते ही क्या होगा? जीडीपी ग्रोथ कम होगी। जीडीपी ग्रोथ कम होते ही अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। ऑलरेडी कोरोना की वजह से देश का आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। बिल्कुल। इलेक्शंस के समय मैंने इतने शोज किए हैं तमाम नेशनल चैनल्स पे महंगाई और बेरोजगारी को लेके, देश के आम आदमी का मूड हमें दिख रहा है। अब एक ग्लोबल इशू की वजह से दो चीजें और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में आगे चल के क्रूड ऑयल कितना आगे बढ़ता है ये तो वक्त बताएगा, बिकॉज सारा कुछ एक देश के हाथ में नहीं होता, ये ग्लोबल मार्केट है। बट इतना बढ़ना भी हमारे लिए तकलीफ की और खतरे की घंटी है, बिकॉज देश का आम आदमी, आप देखिए 2 साल देश ने कोरोना में काटे हैं। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, लोगों की कमाई जो है कम हुई है, खर्चे बढ़े हुए हैं। ऑलरेडी लोग कम होती कमाई और खर्चों से परेशान है। बिल्कुल। ऐसे में और ज्यादा बोझ पड़ना आम आदमी टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो अभी जो है एक बड़े नेशनल चैनल से सरकार से ये अपील करके हटा हूं कि सरकार इससे रिलीफ देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज, वो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है वो कम करे, और स्टेट्स जो टैक्स चार्ज करती हैं, पेट्रोल और डीजल के टैक्स की बात कर रहा हूं मैं जी, वैट, वो कम करे ताकि आम आदमी को रिलीफ दे सके। यही ग्लोबल इश्यूज तो हमारे हाथ में है नहीं है। रशिया और यूक्रेन से बात हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बहुत तरीके से बात की, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को सोल्यूशन देने की कोशिश की है, बट हम भी एक एक्सटेंड तक ही कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो ये तय रशिया को करना है, पुतिन साहब को करना है कि इस युद्ध को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो ऐसे में आज हमें कैच 22 सिचुएशन के सामने खड़े हुए हैं, जहां हमें ज्यादा अच्छे सोल्यूशन नहीं नजर आ रहे। हाँ, सरकार से कुछ हम राहत की रिलीफ उम्मीद जरूर करेंगे। जी, यानी जिंदल साहब, अगर हम साफ शब्दों में समझें कि यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरह से जंग जारी है, आज 13वां दिन है इस युद्ध का, और ऐसे में आपने भी बताया और हम खुद भी देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की है, और बार बार यही देश के प्रधानमंत्री कहते आए हैं कि आप बातचीत करें और बातचीत ही समाधान है, बातचीत से ही हल निकलेगी, न कि युद्ध से। लेकिन बावजूद इसके ये जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जंग लगातार जारी है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारत को भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि रूस ने तो धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका और यूरोप ने प्रतिबंध लगाया तो $300 प्रति बैरल तक कच्चे तेल के दाम जाएंगे। यानी युद्ध वहां हो रहा है और इसका खामियाजा भारतीयों को भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। रशिया 10% के आसपास क्रूड ऑयल वर्ल्ड का प्रोड्यूस करता है। वर्ल्ड का वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ यूरोप जो है काफी क्रूड ऑयल जो है और गैस रशिया से इंपोर्ट करता है। तो जाहिर सी बात है कि एक इतनी बड़ी कंट्री जब बंद हो जाती है, अगर वहां से क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद हो गई, जिसकी संभावना क्लियर कट दिखती है, तो दुनिया में रेट बहुत बढ़ सकता है। और इसका इम्पैक्ट हमारे उस भाई पे भी पड़ेगा जिसको ये भी नहीं पता शायद कि रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है। मेरा जो रिक्शा चलाने वाला भाई है, जिसको उस चीज की शायद जानकारी भी नहीं है, उसकी कमाई भी उसकी वजह से जो कम होगी, उसकी जिंदगी भी महंगी हो जाएगी। जो मेरी बहन फिर आज गाँव में बैठी हुई है किसी में, जिसको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके पास शायद टीवी का एक्सेस भी नहीं है, उसकी भी जिंदगी महंगी हो जाएगी और उसकी भी कमाई कम हो जाएगी। हर हिंदुस्तानी को जहां भी बैठे, देखिए सिंपल सी बात है। अब इसकी वजह से क्या है, डेली के कंज्यूमेबल्स, दूध, सब्जियां महंगी हो जाएंगी। अब चाय तो हर हिंदुस्तानी घर में बननी है, तो दूध तो आना ही है। सब्जी हर हिंदुस्तानी घर में बननी है, चाहे मेरा कोई देहात के भाई का घर हो, चाहे मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन में किसी बिलियनेयर का घर हो, तो दूध हर घर में आना है, सब्जी घर वगैरह में आनी है। तो जब दूध और सब्जी महंगी होगी, हर एक की जिंदगी महंगी हो जाएगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उसका इम्पैक्ट हर एक पे आएगा। जी जी जी। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पे आएगा, साथ ही साथ अपर क्लास पे भी उसका इम्पैक्ट आ जाएगा।
तो फिर कहीं ना कहीं सरकार को कहीं से तो पैसा पूरा करना, तो अपर क्लास भी इम्पैक्ट हो जाएगी। ऑलरेडी आपने देखा स्टॉक मार्केट गिरी हुई है, तो इसकी वजह से हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहेगा। इस मार्ग हमारे से प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बहुत एफर्ट की कि वहाँ शांति आए, उन्होंने अपनी तरफ से दोनों कंट्रीज को समझाया भी है। हाँ। बट अब रशिया जो कर रहा है मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बिल्कुल वो समाधान और वो हल दिखाई भी नहीं दे रहा है दूर दूर तक। जिंदर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि गरीब से गरीब तबके और अमीर तबके पर भी इसका असर पड़ेगा। और जिस तरह से रूस कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और अगर इस तरह की चुनौती वो देता नजर आ रहा है और साफ शब्दों में चेतावनी दे रहा है, तो हर किसी के लिए चिंता का विषय है, भारत सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी, और सबसे बड़ी बात जिस आम जनता को ये त्रासदी झेलनी पड़ेगी उसके लिए। जिंदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को अपनी बात समझाने के लिए। तो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध थम नहीं गया तो कच्चे तेल के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। 13वां दिन है देखिए आज, और भारत की मुसीबत और ज्यादा इसकी वजह से बढ़ सकती है क्योंकि रूस दुनिया के बड़े उत्पादक देशों में से एक है, जो तेल उत्पादक देश हैं। रूस यूरोप को उसके कुल खपत का 35 से 40% कच्चा तेल सप्लाई करता है। भारत भी रूस से कच्चा तेल खरीदता है। दुनिया में 10 बैरल तेल की जो सप्लाई की जाती है उसमें $1 रूस से आता है। ऐसे में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने से कीमतों में और ज्यादा तेजी आ सकती है। फिलहाल रूस के 66% कच्चे तेल का कोई खरीदार नहीं है। के खिलाफ सैन्य अभियान के बाद रूस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के लगाए गए प्रतिबंध भारत की आयात क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। क्रिसिल की एक रिपोर्ट में ऐसी आशंका जताते हुए कहा गया कि इसका सीधा असर भारतीय कंपनियों पर उत्पादन लागत में दबाव के रूप में भी पड़ सकता है। क्रिसिल ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में रूस को भारत से किया जाने वाला निर्यात $2.55 अरब पर रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में तुलना में $1.87 अरब के निर्यात से 36.1% ज्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के शुरुआती 9 महीनों में भारत से यूक्रेन को $37.2 करोड़ का निर्यात किया गया। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस्पात और एल्युमिनियम जैसे कुछ क्षेत्र को बढ़ती कीमतों से फायदा भी हो सकता है। बताते चले कि रूस यूक्रेन के बीच हो रही लड़ाई के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की और युद्धग्रस्त देश की सुमी शहर में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस उन्हें भेजने के लिए मदद भी मांगी। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला मंगलवार को भी जारी है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भी शेयर बाजार में सोमवार की सुस्ती हावी रही और कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दोनों इंडेक्स लाल निशान पर खुले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयर वाला सूचकांक सेंसेक्स 203 अंक फिसलकर 52,639 के स्तर पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी सूचकांक ने 62 अंक टूटकर 15,800 के स्तर पर कारोबार शुरू किया। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भी शेयर बाजार में सुस्ती हावी रही। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए FM न्यूज।